Welcome to our channel Learn Through Logic. Today we are study about sets, जो कि किस क्लास का टॉपिक है? क्लास 11th क्लास का टॉपिक है। अब देखो हमारी नेचर में ना वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि एक ग्रुप में अक्कर करते हैं। जैसे अब हम वो ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं। जैसे हमारे पास कलेक्शंस है बुक्स की, उसका एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब ए पैक ऑफ कार्ड है, उसका एक ग्रुप हो गया। ऐसे बहुत सारे ग्रुप बन सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स बना सकते हैं हम। तो इनको ना एक साथ सेट्स में क्यों पढ़ा जाता है? ताकि जैसे देखो, अगर हम ना एक एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रीड करेंगे, एक एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में रीड करेंगे तो वो स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम उनको एक ग्रुप में कर लेंगे और तब उनके बारे में स्टडी करेंगे तो थोड़ा हमारे लिए यूज़फुल और इजी हो जाएगा उसके बारे में स्टडी करना। और एक टाइम पे ही उसके जैसे उस जैसे जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स, सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले ऑब्जेक्ट थे और उनके बारे में हम सबके बारे में एक ही बार में रीड कर लेंगे। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज जो कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसको क्या बोला जाता है? कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की, उसको बोला जाता है सेट्स, ठीक है। और सेट की थ्योरी, स्टडी ऑफ सेट्स को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ सेट्स को बोला जाता है सेट थ्योरी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। अब देखो सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? Set is a well-defined collection of objects। अब देखो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को तो चलो ठीक है सेट्स बोलते हैं, इसका वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है? कौन सी चीज़ें वेल डिफाइन, जो कौन सा कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइन में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये कैसे पता चलेगा? अगर हम विदाउट एनी हेजिटेशन से बता सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये मेरे सेट के अंदर आएगा और या ये मेरे सेट के अंदर नहीं आएगा, अगर ये मैं अपने कॉन्फिडेंस से विदाउट एनी हेजिटेशन बता सकता हूँ तो वो क्या होगा? वेल डिफाइंड। और अगर सबके अकॉर्डिंग, जैसे अब मैंने अपना क्वेश्चन पूछा और मेरे अकॉर्डिंग वो कलेक्शन अलग बन रही है और किसी और के अकॉर्डिंग अलग बन रही है, तो वो कैसा होगा? वो नॉन वेल डिफाइंड होगा, जो हमारा सेट नहीं बनेगा। सेट कौन से कलेक्शन बनते हैं? जो वेल डिफाइंड होते हैं। देखो एग्जांपल लेके देखते हैं। अब मैं ले लूँ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। अब मेरे लिए जो क्लास 11th में स्टूडेंट है वही होंगे। अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में है तो मैं बोल दूंगा कि ये बच्चा मेरी क्लास में है, मेरे लिए तो वेल डिफाइंड। अगर कोई ऐसा नाम आएगा जो क्लास 11th में नहीं है तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि ये बच्चा मेरी क्लास में नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। अब मैं बोल दूँ सेकंड कि मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्लास 11th इन मैथ्स सब्जेक्ट। अब देखो किसी बच्चे के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कोई सब टॉपिक इंटरेस्टिंग हो और किसी के अकॉर्डिंग हो सकता है दूसरा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है कि किसके अकॉर्डिंग क्या क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखो जो वेल डिफाइंड है, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 18, तो सबके लिए सेम है, तो कुछ किसी के लिए अलग अलग नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन से वोवल होते हैं? E, A, E, I, O, U, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेल डिफाइन हो जाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसको क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये उसके 12 के फैक्टर होते हैं, तो ये सबके लिए सेम है, कोई हेजिटेशन नहीं है। मैं बता सकता हूँ, जैसे कोई भी नंबर आया 7, ये फैक्टर है या नहीं है, विदाउट हेजिटेशन मैं बता दूंगा नो दिस इज नॉट ए फैक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड। और द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इन क्लास 11th, ये हमारा हो चुका है, तो इन सबको क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड बोलेंगे। और जो ये ऑब्जेक्ट है जो इस सेट के में बिलोंग करते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनका मेंबर या एलिमेंट। इनको क्या बोला जाता है? मेंबर या एलिमेंट। ऑब्जेक्ट विच बिलोंग टू ए सेट
आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। उनको क्या बोला जाता है, या मेंबर या उनका एलिमेंट बोला जाता है उस सेट से। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं नॉन वेल डिफाइंड, जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, जिसको हमारे लिए हेजिटेशन होगा कि ये इसका मेंबर होगा या नहीं होगा, हमारे मन में कंफ्यूजिंग रहेगी। जैसे अभी मैं बोल दूँ द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन्स। अब देखो ऑनेस्ट पर्सन हो सकता है कि किसी का बिहेवियर मेरे साथ ऑनेस्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे के साथ उसका बिहेवियर ऑनेस्ट ना हो। मेरे अकॉर्डिंग तो वो ऑनेस्ट है, मैं उस पर्सन को अपनी ऑनेस्ट वाली कलेक्शन में ले लूँगा, दूसरा इंसान क्या पता नहीं ले, तो इसका क्या हो गया, ये हमारे लिए कन्फ्यूजन में रहेगा, हमारा हेजिटेशन रहेगा कि ये पर्सन ऑनेस्ट है या नहीं है। सेकंड, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब हो सकता है कि कोई बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट हो, तो मैं उसे इंटेलिजेंट की कैटेगरी में रख लूँगा, अपनी कलेक्शन में रख लूँगा। हो सकता है कि वो दूसरे बच्चों, दूसरे टीचर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट ना हो, दूसरे सब्जेक्ट में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हो, तो वो हेजिटेशन रहेगी कि ये बच्चा है, ये आपकी कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें हेजिटेशन रहेगी, क्योंकि इंटेलिजेंट की कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं है कि इसको इंटेलिजेंट बोला जाता है, इसको इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स। अब रिच पर्सन्स हैं, कोई हो सकता है, देखो आप भी पढ़ते हो कि आपकी लिस्ट आती है, किसी लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई रिच पर्सन होता है, किसी लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई रिच पर्सन होता है, तो हमारे लिए कोई डेफिनेशन नहीं है परमानेंट कि यही रिच पर्सन है, ठीक है। जैसे कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स। अब देखो किसी को विराट कोहली पसंद है, हो सकता है मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊं तो स्मिथ को बोले कि ये अच्छा प्लेयर है, अगर मैं दूसरे कंट्री में जाऊं तो उनके अकॉर्डिंग दूसरा अच्छा प्लेयर होगा, तो कोई भी गुड प्लेयर की डेफिनेशन नहीं है, तो ये कैसे आएंगे, नॉन वेल डिफाइंड। आई होप यू अंडरस्टैंड बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन वेल डिफाइंड एंड नॉन वेल डिफाइंड। और हम सेट किसे बोलते हैं, सेट किसे बोलते हैं, ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ग्रुप को ठीक है सेट बोलते हैं, लेकिन वो जो ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट मेरे ग्रुप में आएगा, ये एलिमेंट मेरे ग्रुप में नहीं आएगा। ऐसी कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, सेट वो। अब देखो नोटेशन फॉर सेट्स, कुछ नोटेशन है जो हमारे सेट्स के लिए हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नोटेशन ऑफ सेट्स। अब देखो जो हम सेट्स है, अपने सेट का जो ग्रुप है उसको मैं ज़्यादातर कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और जो उसके एलिमेंट है जो सेट्स के, उनको किससे डिनोट करता हूँ, स्मॉल लेटर्स से, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे कि जो सेट होती है, जो कलेक्शन होती है, अगर मुझे उसको किसी से डिनोट करना हो तो मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूँ, और जो उसके एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करता हूँ। फिर दो साइन आते हैं, जो नोटेशन आती है जो आपको पता होनी चाहिए, एक ये वाली और एक ये वाली। इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई एलिमेंट सेट में बिलोंग करता है तो मैं ये वाली नोटेशन यूज़ करता हूँ, और अगर कोई एलिमेंट मेरे सेट में बिलोंग नहीं करता तो मैं ये वाली नोटेशन यूज़ करता हूँ। इस नोटेशन का मतलब क्या होता है कि नो बिलोंग टू, और इस नोटेशन का मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग टू। अब जैसे ए इज़ बिलोंग टू ए, जैसे स्मॉल ए इज़ बिलोंग टू ए, जो ये ए है मेरे सेट में आएगी, ये बी जो है मेरे सेट में नहीं आएगी। जैसे अब मैंने किया था प्राइम नंबर्स का कलेक्शन लिया था, तो मैं उसमें बोल सकता हूँ कि 4 इज़ नॉट बिलोंग अवर सेट और 3 इज़ बिलोंग टू ए सेट। आई थिंक दिस नोटेशन इज़ क्लियर टू यू। अब हम ना जो मैथमेटिक के हिसाब से कुछ सेट हैं जो हमें पता होने चाहिए कि उनको कैसे डिनोट किया जा सकता है। जैसे कैपिटल एन है, उसको नेचुरल नंबर के लिए डिनोट किया जाता है। जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर की उसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। फिर जेड आता है जिसको सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, एंड क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल numbers. Next are the set of real numbers. आई थिंक ये नोटेशन जब हम आगे यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि बिलोंग, नॉट बिलोंग टू, और एन नेचुरल नंबर,
जेड जो है इंटीजर्स के लिए और क्यू जो है रैशनल नंबर के लिए, आर जो है रियल नंबर के लिए। अब हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हमारी सेट की। रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो टाइप से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं सेट्स की। फर्स्ट टाइप है टेबुलर फॉर्म, और इसी को हम कई बार बोल देते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म भी बोला जा सकता है। सेकंड टाइप है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को क्या बोला जाता है, रूल मेथड भी कई बार बोला जाता है। ये जो दो टाइप से रिप्रेजेंटेशन है हम इसको कर सकते हैं हमारे सेट की। सबसे पहले पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले पढ़ेंगे टेबुलर के बारे में, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। ज़्यादा जो कॉमन है रोस्टर फॉर्म है, तो मैं ज़्यादातर रोस्टर ही यूज़ करूँगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि वो टेबुलर भी कई बार बोला जा सकता है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, जो भी हमारे एलिमेंट है, जो कलेक्शन है ग्रुप की, जो सेट है वेल डिफाइंड, वो करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं, और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे सेपरेट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कोमा। अगर मेरे सेट में ए बी सी डी 4 एलिमेंट आते हैं तो मैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, करली ब्रैकेट के अंदर ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अगर मेरी कलेक्शन है इवन नंबर्स की, प्राइम नंबर्स की, तो मैं कैसे करूँगा 2 3 5 7 लाइक दिस। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टैंड टू यू। अब देखो, समटाइम देर इज़ नो समटाइम जो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे सेट जो है एलिमेंट जो है उसके अंदर लिखे जाएं। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि जैसे लिखना है, नेचुरल नंबर लिखना है। जैसे अभी मैंने प्राइम नंबर लिखा तो मैंने 4 प्राइम नंबर लिखे और उसके बाद डॉट 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 लिख दी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ऐसे ही सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएंगे। अगर मुझे नेचुरल नंबर की लिखनी है जैसे 1 2 3 4 और फिर मैं 3 डॉट लगा दूंगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा ये इसी मेथड को या इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी हम ना सेट के अंदर हम अपने एलिमेंट रखते हैं तो उसका ऑर्डर जो है ना वो ज़रूरी नहीं होता कि हमें इसी ऑर्डर में लिखना हो। जैसे हमारा कोई सेट है, जैसे मेरे सेट में एलिमेंट है 1 3 5, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि इसको इसी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, मैं इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूँ और मेरा आंसर गलत नहीं होगा। क्योंकि देखो, अब जब हम कलेक्शन ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, प्राइम नंबर्स की कलेक्शन ले रहे हैं, 2 पहले आए, 3 बाद में आए, 5 उसके बाद आए, या उसके बाद सीधा 11 आ जाए, 7 उसके बाद आए, तो इससे जो है सेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ऐसे ही जब हम सेट के रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसके अंदर जो है रिपीटिशन को इग्नोर करते हैं। जैसे अगर कोई एलिमेंट 2 बार दिया हुआ है तो हम ट्राई करते हैं कि उसको 1 बार ही लिखा जाए, क्योंकि 2 बार लिखने से उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ जाएगी। ऐसे ही सीक्वेंस में लिख रहे हैं, कोई पहले लिखा है, कोई बाद में लिखा है, कोई लास्ट में लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में लिखा जाता है उसकी कम इंपॉर्टेंस होती है, जो पहले लिखा जाता है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में लिखना, बस हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे मेरे सेट के अंदर आए। और ऐसे ही जब भी हम सेट लिखते हैं तो उसमें रिपीटिशन नहीं करते, क्योंकि रिपीटिशन से भी कोई ऐसा नहीं है कि जो नंबर 2 बार आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो 1 बार आ गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हर एलिमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर एलिमेंट हमारे सेट में आना चाहिए। अगर हम वो इनफाइनाइट है तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटिशन आ रहा है तो हम उसकी रिपीटिशन को कोशिश करते हैं कि हमारे सेट में रिपीटिशन ना लिखे जाए, एक से ज़्यादा बार वो एलिमेंट ना लिखा जाए। अब आई थिंक आपको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो क्लियर हो गया। जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्म हमारी कौन सी है, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म देखो, अब रोस्टर फॉर्म में तो हम क्या करते थे, करली ब्रैकेट के अंदर हर एलिमेंट लिखा जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है, एलिमेंट ना लिख के हम कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो वो एलिमेंट सारे के सारे फॉलो करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं, हम उस प्रॉपर्टी को लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई सेट है ए, वो करली ब्रैकेट में x
सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। इसके अंदर ऐसे x आएंगे जो कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर में होने चाहिए। देखो अब हमने प्राइम नंबर नहीं लिखे, हमने क्या लिख दिया, उसकी जगह एक डेफिनेशन लिख दी, x कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर। कई बार जो सच दैट है उसमें हम इसका सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी लिखते हैं, ना कि वो परमानेंट जो एलिमेंट आते हैं वो लिखने की जगह क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिखते हैं। जैसे अगर हमने वोवल्स का बनाना है तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसे हम कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में तो वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जैसे कि जैसे होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखी जाती है जो वो एलिमेंट जो है सेटिस्फाई करेगा या फॉलो करेगा उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि देखो अब हमने पढ़ा है कि हो सकता है कि हमारी जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो फाइनाइट हो सकता है कि वो इनफाइनाइट हो। तो जब वो एलिमेंट जो है फाइनाइट होंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, फाइनाइट सेट बोला जाएगा। ठीक है, और जब वो इनफाइनाइट होंगे तो क्या बोला जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट का और इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देख लेते हैं। फाइनाइट सेट जैसे अगर मेरे सेट में ये नंबर है 1 3 5 7, ये 3 नंबर है, 4 नंबर है, मुझे पता है ये 4 नंबर है, तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब जैसे क्लास 11th में मेरे इतने स्टूडेंट हैं तो मुझे पता है कि क्लास 11th में इतने, मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, परमानेंट है, वो कोई फिक्स नहीं होने वाला। ठीक है, अब इनफाइनाइट के एग्जाम्पल जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सभी क्या किस में आ जाएंगे, इनफाइनाइट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिंगलटन सेट। क्या है, सिंगलटन सेट कौन सा होता है। ठीक है, सिंगलटन सेट कौन सा होता है, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो, किसी सेट में एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, ये उसकी रोस्टर फॉर्म होगी। जैसे इसके अंदर बस एक ए एलिमेंट है तो इसको क्या बोला जाएगा, सिंगलटन सेट। ए सेट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। अब देखो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाते हैं, जैसे ए एक्स इज सच दैट जो 11 से बड़ा हो और 13 से छोटा हो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बस एक सेट है कौन सा, 12, तो ये क्या हो गया हमारा, सिंगलटन। जिस सेट में एक एलिमेंट आता है उसे क्या बोलते हैं हम, सिंगलटन सेट। अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना आए तो उसे क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट। उसको क्या बोला जाता है, एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। उसके 3 नाम से हम उसको बोल सकते हैं, या तो वो एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। हम उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, या तो हम उसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या हम करली ब्रैकेट से उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिख के उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 से या करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखा जाए। हम उसे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि करली ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा है, तो इसका ये क्या मतलब है, ये कौन सा सेट है, ये सिंगलटन सेट है जिसका 5 क्या है, एक एलिमेंट है, तो इसको नल सेट नहीं बोला जाएगा। अब नल सेट के एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9, ऐसे ओड नेचुरल नंबर जो x से तो बड़े हों और 9 से छोटे, इसके अंदर तो कोई भी ओड नंबर नहीं आता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखोगे आप कि जैसे ये है, अगर कोई सेट ऐसे लिखा हो, इसका 0 एक एलिमेंट है, ना कि ये नल सेट है। ठीक है, और 5 वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कोई 2 सेट इक्वल कब बोले जाते हैं। कोई 2 सेट इक्वल कब बोले जाते हैं, इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है। देखो अगर कोई 2 सेट है मेरे पास A एंड B, ठीक है, अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर आते हो और B के सारे एलिमेंट A के अंदर आते हो, तो उनको क्या बोला जाता है, इक्वल सेट बोला जाता है। जैसे मेरा कोई सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट है 1 3
5, ठीक है। बी कोई एलिमेंट है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 1 5। तो मैं कैसे चेक करूँगा, जैसे पहले ए के अंदर 1 है, वो बी के अंदर है। 3 जो है उसके अंदर है। 5 उसके अंदर है, ठीक है। फिर बी के सारे एलिमेंट 3 ए के अंदर है, 1 उसके अंदर है, 5 उसके अंदर है। तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। और नॉट इक्वल टू, और इसमें हम ध्यान रखेंगे, देखो हमारे सेट में रिपीटिशन तो हो नहीं सकती, ठीक है, कि 2 बार इसमें ए ना 1 2 बार आया हुआ है, लेकिन बी के अंदर 1 बार आया हुआ है, तो भी वो क्या माने जाएंगे, इक्वल ही माने जाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन हम कर ही नहीं सकते। और सीक्वेंस जो, जैसे अब देखोगे ए के अंदर 1 3 5 सीक्वेंस है, बी के अंदर 3 1 5 सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ए के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर आनी चाहिए, किसी भी पोजीशन पे हमें कोई लेना देना नहीं। पहले ही हम बात कर चुके हैं उसकी सीक्वेंस से, सेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो कोई दूसरा हो, जैसे 4 8, ये एक सेट है मेरे पास, और दूसरा सेट दिया हुआ है कि 2 को 2 बार दे दिया, 4 को 4 बार दे दिया, और 8 को 8 बार दे दिया। ये बताओ ये इक्वल है क्या? देखो ये वैसे तो बी को हम ऐसे लिख ही नहीं सकते थे कि बहुत सारी बार रिपीटिशन, क्योंकि रिपीटिशन लिखो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 2 बार 2 को लिख दिया, उससे कोई अलग फ़र्क पड़ रहा है। हमें तो बस ये चेक करना है, जैसे ए का 2 एलिमेंट है वो बी में है, 4 एक एलिमेंट है ए का, वो उसके अंदर है या नहीं है, 8 उसके अंदर है या नहीं है। जैसे ऐसे ही बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अनइक्वल का एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसमें ए बी सी, और इसमें हो जैसे बी में है ए बी डी, तो देखो सी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में है बी में नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। आई थिंक इन फ्यूचर यू हैव टू बी कंपेयर विच सेट इज इक्वल और विच सेट इज नॉट इक्वल। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कार्टेशियन नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। कार्टिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो कार्टिनल नंबर क्या होता है, जब हमारे पास कोई ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, उसको ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 4, इसको क्या बोला जाता है, कार्टिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट बोला जाता है। देखो इनफाइनाइट सेट में तो हम कार्टिनल नंबर को ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट का तो हमें पता ही नहीं है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, लेकिन फाइनाइट में मैं एक्जैक्टली बता सकता हूँ कि मेरे सेट में 4 एलिमेंट है, मेरे सेट में 20 एलिमेंट है, मेरे सेट में 30 एलिमेंट है। तो कार्टिनल नंबर जो है हमेशा फाइनाइट सेट का बताया जा सकता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ए है, इसके अंदर ए बी सी डी ई, तो इसका कार्टेशियन नंबर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए सेट है, उसके अंदर 5 अल्फ़ा बिलोंग टू और कोई टी, ये 3 एलिमेंट है, तो इसका कार्टिनल नंबर क्या हो जाएगा, 3। तो आपका ये क्या बोलते हैं, कार्टिनल नंबर बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ठीक है। एक तो होता था आप इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में कंफ्यूज मत होना। अगर 2 सेट के कार्टिनल नंबर सेम है, जैसे एक मेरा ए सेट था, इसमें है 1 2 3 4, और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, इसका कार्टिनल नंबर भी 4 है, इसका कार्टिनल नंबर भी क्या है, 4 है, तो ये दोनों सेट क्या बोले जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट बोले जाएंगे एक दूसरे से। और इसका सिंबल क्या रहेगा, ए इक्विवेलेंट टू बी, तो इस सिंबल से हमें इसको डिनोट करना है, इस सिंबल से हमें उसको डिनोट करना है। तो ए का कार्टिनल नंबर जो है बी के बराबर होगा, जितने ए में एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट कितने हैं, किस में है, बी में है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस थिंग। तो आज हमने कॉन्सेप्ट किए हैं, कल आपको ये रिवाइज करके आना है। कल हम ना सबसेट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ 4-5 क्वेश्चन सबसे पहले आते ही इसके ऊपर करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आप पहले देख के आओगे, फिर हम सेकंड वीडियो के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियो।